एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 ओपन इकोनॉमी। ओके, तो बाकी का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के वहां से पढ़ सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ओपन इकोनॉमी? एन ओपन इकोनॉमी इज वन विच इंटरेक्ट्स विथ अदर कंट्रीज थ्रू वेरियस चैनल्स। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी क्या है? ओपन इकोनॉमी में बेसिकली होता यह है कि हमारी कंट्री की जो भी चीज़ें हैं, जो भी इकोनॉमी है, वो उसका जो लिंक होता है वो दूसरी कंट्री से भी कनेक्ट होता है। मतलब कि वो दूसरी कंट्री से भी इंटरेक्ट करता है। उसकी जो इकोनॉमी है वो अपने ही देश तक सीमित नहीं रहती है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? इन विच देयर आर नो लिंकेजेस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कि कोई भी लिंक नहीं होता है बाकी की दुनिया से। ठीक है, बाकी के जो भी कंट्रीज है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तब क्या होगी? हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या है? वो है ओपन इकोनॉमी। वो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। हमारा जो कनेक्शन है, लिंक है, वो पूरे वर्ल्ड के साथ है। देयर आर 3 वेज इन विच लिंकेज आर एस्टैब्लिश। देखो 3 वेज है जिनसे हमारा क्या है, लिंकेज एस्टैब्लिश्ड हुआ है। किस तरह से हम बाकी की कंट्रीज से रिलेट करते हैं, किस तरह से उनसे इंटरेक्ट करते हैं। पहला है आउटपुट मार्केट। इसमें क्या होता है? इकोनॉमी कैन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कंट्रीज है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो दूसरी कंट्रीज से कैसे इंटरेक्ट करती है, किन टर्म्स में? तो ट्रेड करती है वो गुड्स एंड सर्विसेज का। तो आउटपुट मार्केट में हमारा किस चीज़ का ट्रेड आ गया? गुड्स एंड मार्केट्स का। फिनेंशियल मार्केट में किस चीज़ का होता है? मोस्ट ऑफन एन इकोनॉमी कैन बाई फिनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। इसमें जो होता है वो फिनेंशियल एसेट्स का होता है। ठीक है, इसमें जो ट्रेड होता है वो फिनेंशियल एसेट्स का होता है, ये याद रखना है। लेबर मार्केट में क्या होता है? तो जैसे हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ, फिनेंशियल एसेट्स का हुआ, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? लेबर का होता है ट्रेड। लेबर का जो सप्लाई होता है, डिमांड होता है दूसरी कंट्रीज के साथ। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। 3 वेज हैं लिंकेज के, जो कि हमारी कंट्री को, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़े रखती है। When goods moves, there are various immigration laws which restrict the movement of labor between countries। तो बहुत सारे इमिग्रेशन लॉज भी बनाए गए हैं जो क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में लेबर के मूवमेंट के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, उनको मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जाना होता है, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। When goods move across national borders, money must be used for transactions। तो देखो, जब गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती है, नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती है, तो वहाँ पे क्या होता है? मनी एज ए ट्रांजैक्शन यूज़ होता है। ट्रांजैक्शन के लिए हम मनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। हम गुड्स कहीं से बाई कर रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो देंगे, तो कुछ ना कुछ, अभी तो बार्टर सिस्टम चल नहीं रहा है, मनी का यूज़ करते हैं तो मनी तो उसको देना पड़ेगा। तो बिल्कुल वही चीज़ है। ओके, आगे क्या है? द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हैज़ बीन सेट अप टू हैंडल दिस इश्यूज एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो देखो, बात सिंपल है, मनी तो हर जगह पे होता है, लेकिन हमारे इंडिया में रुपीस चलता है, वैसे ही यूएस में डॉलर चलता है, कहीं पे पाउंड चलता है, कहीं पे येन चलता है। तो इस तरह से क्या होता है, सारी कंट्री का जो मनी है वो क्या है? डिफरेंट है। तो अगर हम अपनी कंट्री का जो रुपीज़ है हमारा, ठीक है, हमारा जो रुपीज़ है वो 1 रुपये का क्या होता है? $1 होता है? नहीं होता है। तो अगर हम कोई भी चीज़ अगर $1 का है यूएस में और हम उसको 1 रुपीज़ देते हैं तो वो होगा? वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, जो कि बहुत सारे बहुत सी चीज़ें बनाती है, जिसकी वजह से जो भी इश्यूज आते हैं उनको हैंडल किया जाता है। ट्रांजैक्शन के इश्यूज को हैंडल किया जाता है, उनको स्टेबल बनाया जाता है। ठीक है, आगे क्या है? द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो एक करेंसी है तो दूसरी कंट्री के जो करेंसी है उसके इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो जैसे कि यूएस डॉलर है और हमारे पास रुपीज़ है, ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ को बाई करते हैं तो हमारा जो करेंसी होगा उसको हम किस तरह से देंगे? जैसे कि अगर कोई चीज़ हमारी 1 रुपये की हमारे इंडिया में, ठीक है, तो उसका क्या होगा? देखो, सिंपल से समझो कि ये यूएस है, ठीक है, ये यूएस और ये इंडिया है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोई सामान जो हम खरीदना चाहते हैं यूएस से। अब यूएस से खरीदना चाहते हैं तो जो यहाँ पे जो दाम होगा, जो प्राइस होगा किसी भी चीज़ का, वो किस चीज़ में होगा? वो डॉलर में होगा। ठीक है, और जब डॉलर में होगा तो हम क्या करेंगे? इस डॉलर की जो वैल्यू होगी, मतलब $1 में कितने रुपीज़ होते हैं, जैसे कि $1 में जो होता है वो अभी के हिसाब से शायद 73 रुपीज़ है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो $1 यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तो अगर हम रुपये में उसको पेमेंट करते हैं तो किस तरह से करेंगे? उसको हम 73 रुपीज़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये हमें आगे भी पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो याद रखना। आगे हमारा द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बैलेंस अब हम देखेंगे कि किस तरह से है।
The balance of payments BOP record the transaction in goods, services and assets between residents of a country with the rest of the world for a specified time period, typically a year. BOP क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है, गुड्स का ट्रांजैक्शन हो, सर्विसेज का, एसेट्स का, इन सब का जो ट्रांजैक्शन होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री का, उसको क्या करता है, ये रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। देयर आर टू मेन अकाउंट्स इन BOP। देखो टू मेन अकाउंट्स है BOP के, पहला है करेंट अकाउंट, दूसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। ये क्या होता है, ये है ट्रेड, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड होता है और ट्रांसफर पेमेंट्स का, उसको रिकॉर्ड करके रखता है कौन, करेंट अकाउंट, ठीक है, उसका रिकॉर्ड होता है। अब बैलेंस क्या है करेंट अकाउंट का, बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन रिसिप्ट्स ऑन करेंट अकाउंट आर इक्वल टू द पेमेंट्स ऑन द करेंट अकाउंट। ये बैलेंस कब होगा हमारा करेंट अकाउंट, जब हमारा जो रिसिप्ट है वो किसके इक्वल होगा, वो पेमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। रिसिप्ट इज इक्वल टू जब पेमेंट होगा तब हमारा क्या होगा, अकाउंट, करेंट अकाउंट बैलेंस होगा। सरप्लस करेंट अकाउंट कब होगा, सरप्लस तब होगा जब रिसिप्ट जो है हमारा वो ज़्यादा होगा पेमेंट से, ठीक है। और जो हमारा डेफिसिट अकाउंट है वो कब होगा करेंट अकाउंट का, तो जब रिसिप्ट हमारा क्या होगा, पेमेंट से कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट हैज़ टू कंपोनेंट्स है इसके। पहला है बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस BOT, और दूसरा क्या है, बैलेंस ऑन इनविजिबल्स। तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये किस चीज़ का डिफरेंस है, तो जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसकी वैल्यू और जो इम्पोर्ट्स होता है उसके वैल्यू के बीच का ये डिफरेंस है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। सरप्लस BOT कब होगा, जब कंट्री का एक्सपोर्ट कंट्री के इंपोर्ट से ज़्यादा होगा, मतलब कि यहाँ से गुड्स बहुत ज़्यादा कहीं और जाएगी, किसी और कंट्री में जाएगी, तब क्या होगा, ये सरप्लस BOT होगा। और यहाँ पे किसी और कंट्री से जो सामान आएगा वो एक्सपोर्ट के मुकाबले में कम आएगा, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अब है डिफिसिट BOT। ये कब होगा, तो अगर किसी भी कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, किसी और कंट्री से वो सामान ज़्यादा मंगवा रही है एक्सपोर्ट के मुकाबले में, तो वो क्या होगा, डिफिसिट BOT। ओके, तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। आगे है नेट इनविजिबल। यह क्या है, is the difference between the value of exports and value of imports of invisibles of a country in a given period of time। ये किस चीज़ का डिफरेंस है, तो जो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स हैं इनविजिबल्स का, उसके बीच का डिफरेंस है, जिसको हम नेट इनविजिबल बोलते हैं। तो इनविजिबल्स क्या है, इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है, तो सर्विसेज, ट्रांसफ़र, फ्लोज ऑफ इनकम, ये सब क्या है, ये सब इनविजिबल्स हैं, ठीक है। आगे क्या है, सर्विसेज में कौन सी चीज़ आती है, तो सर्विसेज ट्रेड इंक्लूड्स बोथ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर एंड नॉन फैक्टर क्या है, तो फैक्टर इनकम इंक्लूड्स नेट इंटरनेशनल अर्निंग्स ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल। इससे जो भी हमें अर्निंग्स होती है लेबर से, लैंड से, कैपिटल से, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। नॉन फैक्टर इनकम क्या होता है, तो शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एटसेट्रा से जो भी इनकम होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फैक्टर इनकम, ठीक है। आगे हमारे पास कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, कैपिटल अकाउंट हम पढ़ेंगे। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स। जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं एसेट्स के, उनको हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल हमें पता है ना, एसेट्स को हम कैपिटल बोलते हैं, तो एसेट्स का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। परचेज ऑफ एसेट्स इज अ डेबिट आइटम ऑन कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट है हमारा, उसके लिए परचेज ऑफ एसेट्स क्या होगा, डेबिट आइटम होगा। अब कैसे होगा, अगर हम किसी और कंट्री से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, एसेट्स को, मतलब कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या हमारे लिए, वो हमारे लिए डेबिट है। हम अपने जो इकोनॉमी है वहाँ से पैसे किसी और कंट्री को दे रहे हैं। और सेल करते, अगर हमारी कोई भी चीज़ है, कोई भी एसेट्स है, तो हम उसको सेल कर रहे हैं किसी और कंट्री में, तो क्या होगा, वो हमें पैसे दे रहा, तो वो हमारे लिए क्रेडिट आइटम हो गया, ठीक है, क्रेडिट आइटम ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्या है, द आइटम विच आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आर। जो आइटम्स किसके पार्ट हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं, वो कौन से हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FIIs, एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड असिस्टेंस। तो ये क्या हमारे, ये हमारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं। आगे देखो हमारा है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। ये क्या है,
Capital account is balanced when capital inflows like receipts of loans from abroad, sale of assets in foreign companies are equal to capital inflows, purchase of assets, repayments of loans. ठीक है, तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो बैलेंस कब होगा? जब हम जो चीज़ खरीद रहे हैं किसी भी दूसरी कंट्री से, वो किसके बराबर होगा? हम कोई भी चीज़ बेच रहे हैं दूसरी कंट्री में, उसके बराबर होगा. ठीक है, जो हमारी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है किसी और कंट्री से, वो किसके बराबर है? सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या है? कैपिटल इनफ्लोज. व्हेन कैपिटल इनफ्लोज लाइक लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, सेल एसेट्स इन फॉरेन कंपनीज आर इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लोज. ठीक है, यहाँ पे आउटफ्लोज होगा और इनफ्लोज होगा. तो ये हो गया हमारा. आगे क्या है? सरप्लस. व्हेन कैपिटल इनफ्लोज आर ग्रेटर देन कैपिटल आउटफ्लोज. जब कैपिटल इनफ्लोज किसके बराबर होगा? कैपिटल आउटफ्लोज के बराबर होगा, तब क्या होगा? सरप्लस होगा कैपिटल अकाउंट. और डेफिसिट कब होगा? व्हेन कैपिटल इनफ्लोज आर लेसर देन कैपिटल आउटफ्लोज. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. मतलब कि हम कोई भी चीज़ अगर किसी और कंट्री से खरीद रहे हैं, वो किसके बराबर होगा? हम किसी और कंट्री को जो चीज़ बेच रहे हैं उसके बराबर होगा, तब क्या होगा? ये हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस में होगा. जब हमारा कोई भी कंट्री से हम खरीद रहे हैं, वो किससे ज़्यादा होगा? वो हमारा ज़्यादा होगा इससे, किसी और कंट्री को जो हम सेल कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर ये इनफ्लो होगा तो हमारा होगा सरप्लस. और इनफ्लो अगर कम होगा, जब हम किसी और चीज़ से, जो कंट्री से ये खरीद रहे हैं वो किससे कम होगा? बेच रहे हैं उससे कम होगा, तब हम कहेंगे डेफिसिट कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. आई थिंक क्लियर हो चुका है आपका भी. आगे हम क्या पढ़ेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, सरप्लस एंड डेफिसिट. ओके, तो ये देखो क्या है. बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस मीन्स द कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन इट इम्पोर्ट्स. ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब रहेगा? सरप्लस में कब रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो जब कंट्री का एक्सपोर्ट किससे ज़्यादा होगा? इम्पोर्ट से ज़्यादा होगा. अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है. और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट कब होगा? मीन्स द कंट्री इम्पोर्ट मोर देन इट एक्सपोर्ट्स. जब कंट्री में कोई भी इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, किससे? उसके एक्सपोर्ट से. ठीक है, तो ये हो गया. The nation could use its reserves of foreign exchange in order to balance any shortfall in its BOP. तो जो नेशन है वो क्या करती है? वो अपने रिजर्व, जो उसका रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, उसको यूज़ कर सकती है. अगर बैलेंस में कोई शॉर्टफॉल हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वो उसका यूज़ कर सकती है रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का. ठीक है, व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज इज बीइंग सोल्ड बाय द रिजर्व बैंक, व्हेन देयर इज अ डेफिसिट, इट इज़ नोन एज ऑफिशियल रिजर्व सेल. तो क्या होता है कि जब कोई भी फॉरेन एक्सचेंज किसके द्वारा सेल किया जाता है? रिजर्व बैंक के द्वारा. जब डेफिसिट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व सेल कहते हैं. आगे क्या है? द डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स इज कॉल्ड द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. जब डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. और जब इंक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस. ठीक है, ये हो गया. आगे ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. तो ऑटोनोमस क्या है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड ऑटोनोमस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेड ड्यू टू सम रीजन अदर दैन टू ब्रिज द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, तो जब भी कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, किस टाइम पे होता है? वो किसी भी रीज़न के लिए हो सकता है. यहाँ पे रीज़न क्या नहीं होना चाहिए? तो ब्रिज द गैप इन द बैलेंस. ठीक है, ये रीज़न नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रीज़न हो सकता है. जैसे कि प्रॉफिट अर्न करने का रीज़न हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहेंगे. आगे हमारा BOP सरप्लस कब होगा? तो जब ऑटोनोमस रिसिप्ट किससे ज़्यादा होगा? ऑटोनोमस पेमेंट से ज़्यादा होगा. ठीक है, और BOP डेफिसिट कब होगा? जब ऑटोनोमस रिसिप्ट किससे कम होगा? ऑटोनोमस पेमेंट से कम होगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. आगे क्या है? आगे है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. ठीक है, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? आर दोज ट्रांजैक्शन विच आर अंडरटेकन जस्ट टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस ड्यू टू ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन. ये कब होता है? तो जब भी कोई डेफिसिट होता है, ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए इस ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का यूज़ किया जाता है. ये हो गया. अब आगे है एरर्स एंड ओमिशंस. ये क्या होते हैं? इट इज़ difficult to record all international transaction accurately. Thus we have a third element of BOP called errors and omissions. तो हम मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो भी होता है उसे हम एक्यूरेट रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते, बहुत डिफिकल्टीज होती है. इसलिए हमारे पास थर्ड एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं POP को, errors and omissions. ठीक है, 6.2 क्या हमारा? द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. The market in which national currencies are traded for one another is known as the foreign exchange market.
हमारे पास एक ऐसा मार्केट है नेशनल करेंसी का, ठीक है, द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज और ट्रेडेड फॉर वन। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, एक करेंसी मतलब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी वो यूज़ होती है किसको एक्सचेंज करने के लिए, जो फॉरेन करेंसी है उसके एक्सचेंज के लिए। तो क्या होता है, इसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, ठीक है। द मेजर पार्टिसिपेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर कॉमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स एंड अदर ऑथोराइज्ड डीलर्स एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज़। तो इसमें जो देखो जो पार्टिसिपेंट है वो कौन है, कॉमर्शियल बैंक्स है, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स है और अदर ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑल्सो कॉल्ड फॉरेक्स रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। ये क्या है आप एग्जाम्पल से समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ वी हैव टू पे ₹50 फॉर $1 देन द एक्सचेंज रेट इज ₹50 पर डॉलर। तो देखो एक्सचेंज रेट क्या है, ₹50 पर डॉलर। तो यही क्या हमारा, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया कि ₹50 पर डॉलर मतलब $1 में ₹50 है। तो ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक करेंसी दूसरे करेंसी से एक्सचेंज हो रही है उसकी वैल्यू। आगे क्या हमारा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड क्यों होता है फॉरेन एक्सचेंज का, बिकॉज people want to purchase goods and services from other countries, they want to send gifts abroad and they want to purchase financial assets of a certain country। क्यों होता है डिमांड फॉरेन एक्सचेंज का, क्यों हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री का मतलब जो करेंसी है वो यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो पीपल्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं किसी और कंट्री से। तो वहाँ पे तो उनको जो अगर कोई यूएस से ख़रीदना चाहता है तो उसे तो डॉलर में ही देना पड़ेगा ना, जो डॉलर का वैल्यू होगा वही पे करना पड़ेगा। और क्यों, क्योंकि दे परचेज फिनेंशियल एसेट्स ऑफ सर्टेन कंट्री, वो फिनेंशियल एसेट्स भी खरीदना चाहते हैं, अपने जो गिफ्ट्स है वो अब्रॉड भेजना चाहते हैं। तो इस सब में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ेगा। अ राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ऑफ परचेजिंग अ फॉरेन गुड। यहाँ पे क्या है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज जो है इंक्रीज होगा, ठीक है, रुपीज़ के टर्म्स में, तो क्या होगा, ऑफ परचेजिंग ऑफ अ फॉरेन गुड, अ राइज इन प्राइस ऑफ एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज द कॉस्ट। अगर जो प्राइस है फॉरेन एक्सचेंज का अगर वो राइज होता है तो क्या होगा, जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा, राइज होगा, इंडियन रुपीज़ जो होगी वो भी राइज होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, foreign currency flows into the home country due to the following reasons. Foreigners purchase goods and services from our home country. Foreigners want to send gifts and make transfers and assets of a home country are brought by the foreigners। देखो क्या होता है कि जैसे हम डिमांड कर रहे हैं किसी और कंट्री से, वैसे ही हम क्या चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो भी हमारी कंट्री से खरीदे। तो जो फॉरेनर कंट्रीज़ हैं वो हमारी कंट्री से जब डिमांड करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो क्या होता है, उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, सप्लाई हो रहा है। आगे क्या हमारे पास राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ USD वाइल परचेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। तो जो प्राइसेस है फॉरेन एक्सचेंज के वो क्या होता है, वो घट जाते हैं जब कोई भी प्रोडक्ट जो US डॉलर का है वो अगर हम इंडिया से खरीदते हैं अगर US के लोग, तो क्या होता है, वो प्राइस रिड्यूस होता है। दिस इंक्रीज इन इंडियाज एक्सपोर्ट एंड हेंस सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इंक्रीज। तो क्या होता है कि जब जो वैल्यू होती है वो इंडिया की जो रुपीज़ की कम होती है, US डॉलर की ज़्यादा होती है, तो जो लोग इंडिया के रुपीज़ में खरीदते हैं, यहाँ से खरीदते हैं इंडिया से, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से इसको क्या कर रहा है, इंडियाज़ के एक्सपोर्ट को ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग देयर करेंसीज एक्सचेंज रेट। डिफरेंट कंट्रीज़ के पास डिफरेंट मेथड्स हैं कंट्रीज़ के अपनी करेंसीज के एक्सचेंज रेट के लिए डिटरमाइन करने के लिए उसको। इट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखो किसके थ्रू हैं ये डिटरमाइंड होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, दिस एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड एंड सप्लाई होता है मार्केट में उसके थ्रू ये फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। इसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। मतलब कि डिमांड अगर कम होगा तो जो सप्लाई होगा वो भी कम होगा। तो क्या होता है, ये फ्लोट करते रहता है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये चेंज करते रहता है फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, ओके। अब देखो डेप्रिसिएशन क्या है, इसमें एक डेप्रिसिएशन है। तो द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज हैज इंक्रीज्ड। अगर
जो फॉरेन करेंसी है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है वो रुपीज़ के टर्म्स में इंक्रीज करती है, तो उसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, और एप्रिसिएशन क्या होता है? व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी हैज़ इंक्रीज्ड। एप्रिसिएशन कब होगा? जब डोमेस्टिक करेंसी हमारे पास जो है उसका जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, आगे हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, रिफर्ड एज द एक्सचेंज सिस्टम वेयर द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट और एनी मॉनेटरी अथॉरिटी। इसका जो भी रेट है वो क्या होता है? वो फिक्स्ड किया होता है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी के थ्रू। ये फ्लॉट नहीं करते रहता है, मतलब इसमें चेंजेस उतना नहीं आता है। कोई भी अगर चेंज करेगा तो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी करेगी। डिवैल्यूएशन है इसमें, व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेज एक्सचेंज रेट, जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है उसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट डिक्रीजेज एक्सचेंज रेट, जब गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सचेंज रेट को घटा देती है, तो उसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब हमारे पास मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो क्या है मेरिट्स, फीचर्स क्या है? ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन बीओपी, गवर्नमेंट को उतना कोई देखना नहीं पड़ता है, इसमें क्या होता है? ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और ये क्या करता है? मल्टीनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, उसके ग्रोथ को प्रमोट करता है। डिमेरिट्स क्या है? क्रिएट सिचुएशन ऑफ इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी की जो सिचुएशन है वो क्रिएट करता है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। कौन क्रिएट करता है? फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट और हैम्परिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये डिमेरिट्स हो गए। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के मेरिट्स क्या है? तो एक्सचेंज रेट ये क्या है? स्टेबल रहता है और ये क्या करता है? कैपिटल मूवमेंट्स को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरिट्स। और डिमेरिट्स क्या है? एडिक्वेंसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड स्पेक्यूलेशन इनकरेज। तो ये क्या हो गया? इसके डिमेरिट्स हो गए। ठीक है, अब हमारे पास है मैनेज फ्लोटिंग। ये क्या है? मैनेज फ्लोटिंग क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये दोनों का मिक्सचर है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग, इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या है? कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैनेज फ्लोटिंग एंड यहीं तक था हमारा बुक में। और उसके बाद एक स्टोरी टाइप का कुछ था तो वो हमने नहीं पढ़ा है। जो भी हमारे पास पॉइंट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी मेन पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, आप जाकर के एक बार चेक कर लेना। ठीक है।